अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू द आरिबा शो। पाकिस्तान के बेशतर हिस्सों में इस वक्त फ्लड्स आए हैं, बी इट रिवराइन फ्लड्स और अर्बन फ्लडिंग। पिछले एक मंथ से ऐसा सिलसिला हम रेगुलरली देखते आ रहे हैं। तो डिफरेंट शेप्स एंड फॉर्म्स में हमने क्लाइमेट चेंज के इम्पैक्ट्स देखे हैं और डिफरेंट टाइप ऑफ फ्लड्स देखे हैं इस टाइम पे, जो कि पहले एविडेंट नहीं थे। तो इसके लिए ज्योग्राफी को समझना, रिवर का पानी का फ्लो समझना, नेचुरल हैपनिंग्स हैं जिस तरह क्लाउड बर्स्ट हो गए, इन सब की अंडरस्टैंडिंग, इनके बारे में अवेयरनेस होना तो अपनी जगह अहमियत का हामिल है। लेकिन इसके साथ साथ हमारी पॉलिटिकल पार्टीज और हमारी जो गवर्नमेंट है और डिफरेंट जो माफियाज हैं, जिसमें हमने टिम्बर माफिया देखा, मार्बल माफिया देखा, और इस तरह के जो नॉन स्टेट एक्टर्स अपना रोल प्ले कर रहे हैं चीज़ों को मजीद इंटेंसिफाई करने में, ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि ज़्यादा मेन स्ट्रीम पे डिस्कस नहीं हो रही हैं। तो इनको डिस्कस करने के लिए ये स्पेशल एपिसोड है और इसमें हमारे साथ अब्दुल सत्तार, एक राइजिंग जर्नलिस्ट मौजूद हैं, जो कि पीटीवी एंड न्यूज़ 99 के जैसे मेन स्ट्रीम चैनल्स के साथ इन्होंने काम किया है। अभी डिजिटल ब्रॉडकास्टिंग पे काम कर रहे हैं। अब्दुल सत्तार, थैंक यू सो मच फॉर टेकिंग टाइम टू बी विद अस टुडे। कैसे हैं आप? थैंक यू फॉर हैविंग मी। और जैसे कि आप बात कर रही हैं स्पेशलिटी जो आपकी है इस वक्त, ज़ाहिर है क्लाइमेट पे भी आप बात कर रही हैं, इंटरनेशनल रिलेशंस पर भी आप बात करती हैं, डिज़ास्टर पर भी आप बात करती हैं। तो मैं ये कहूँगा थैंक यू फॉर हैविंग मी। आप कैसी हैं? मैं ठीक हूँ अब्दुल सत्तार। मुझे बताइएगा कि ये क्या सूरत हाल है बारिशों की? इतनी इरेगुलर रेनफॉल पैटर्न हम देख रहे हैं पिछले एक मंथ से। अर्बन फ्लडिंग तो हमने देख ली चले, लेकिन उसके बाद क्लाउड बर्स्ट दैट हैज कॉज द हैविक अक्रॉस द कंट्री, एंड नाउ जिस तरह की साउथ पंजाब में सिचुएशन है, रिवराइन फ्लड देख रहे हैं। अब इसको लोग डिफरेंट तरह से कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं। हमारे पॉलिटिशियंस जो हैं इसको इंडिया की तरफ से एक दहशतगर्दी क्या स्टेप करार दे रहे हैं, इंडिया की जारियत इसको कह रहे हैं, और दूसरी तरफ जो आम आवाम है वो इसमें पिस रही है। तो इस सबको आप कैसे देखते हैं? अच्छा देखिए, सबसे पहले तो हमें ये देखना होगा कि जो बारिशें आई हैं इस सीज़न में, मानसून के इस सीज़न में बहुत ज़्यादा बारिशें हुई हैं। ये हम झुठला नहीं सकते कि बारिशें नहीं हुई हैं, लेकिन क्या इसको कंट्रोल किया जा सकता था? क्या इसको मैनेज किया जा सकता था? तो इसका जवाब है हाँ, इसको मैनेज किया जा सकता था। कराची में जिस तरह से बारिशें हुईं, उनको मैनेज किया जा सकता था। इस्लामाबाद जैसे शहर में, वफाकी दारुल-हुकूमत में, क्या बारिशों को उस अंदाज़ से मैनेज नहीं किया जा सकता था? बिल्कुल किया जा सकता था। लाहौर बारिशें हुई, आपने देखा, बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब का मुझे वो जुमला याद आ गया कि बारिश आता है तो पानी आता है, जब ज़्यादा बारिश आता है तो ज़्यादा पानी आता है। तो इस तरह से जो था, इसको तो हम मैनेज कर सकते थे। यानी हमें जवाब क्या मिलता है, अथॉरिटीज़ से जवाब ये मिलता है कि साहब देखें, बारिशें होती हैं तो हमारे पास जो नाले हैं उनमें इतनी कैपेसिटी नहीं है, हम इतनी बारिश सस्टेन कर सकते हैं, और उससे ज़्यादा अगर हुई तो जो हमारे नाले हैं वो जवाब दे जाएँगे। उसके बाद जो होता है वो ख्वारी होती है, वो सड़कों पे आपने देखी। लेकिन जो क्लाइमेट का इशू है वो बड़ा ही इम्पोर्टेंट इशू है। ये हमारे कंडक्ट से मुताल्लिक़ है। अब आप ये देखें कि दुनिया के 10 अफ़ेक्टेड कंट्रीज़ में क्लाइमेट की वजह से पाकिस्तान टॉप पर है। जब क्लाइमेट के अगेंस्ट हम काम कर रहे होंगे, पॉल्यूशन हो गया, उसके अलावा यानी बहुत सारी और चीज़ें हैं, हमारा जो कंडक्ट है वो भी है। तो ज़ाहिर है फिर क्लाइमेट अननेचुरल तौर पर रिएक्ट करता है। जब अननेचुरली क्लाइमेट रिएक्ट करेगा तो क्लाइमेट चेंज होगा। क्लाइमेट चेंज होगा तो या तो बारिशें होंगी नहीं, अगर होंगी तो बहुत ज़्यादा होंगी, और जहाँ होंगी वहाँ आपने देखा जो खैबर पख्तूनख्वा में हुआ कि बाकायदा तौर पर, इससे पहले सवात वाला वाक़या, जब हुकूमत खैबर पख्तूनख्वा पर ये तनकीद की गई कि जो सयाह थे वो फँस गए थे और उन सयाहों को आपने क्यों बचाया नहीं, उनको रेस्क्यू क्यों नहीं किया, तब उन पर तनकीद ये हुई कि आपने हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल क्यों नहीं किया। एक तो टिम्बर माफिया की वजह से लोगों को ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ा क्योंकि वहाँ पे दरख्त नहीं थे। अगर दरख्त होते तो लोग किसी न किसी तौर पर महफूज हो सकते थे। बुनेर में आपने देखा, और तो हुकूमत खैबर पख्तूनख्वा ने ये किया कि किसी न किसी तौर पर उन्होंने एक मैनेज किया हेलीकॉप्टर। इस वक्त उनके पास 2 हेलीकॉप्टर्स थे, वो तबाह हो गया, 5 लोग उसमें सवार थे, पूरा अमला, क्योंकि सूरत हाल कुछ ऐसी बन गई थी। अब आप ये देखें कि उसके बाद जो कुछ हुआ, पाकिस्तान में 800 जानें जा चुकी हैं इस मॉनसून सीज़न में, जिसमें खैबर पख्तूनख्वा हो गया, उसके अलावा कराची में 10 जानें गईं, पंजाब में वाक़यात होते रहे, इस्लामाबाद में इक्का-दुक्का वाक़यात हुए। ये क्लाइमेट जो चेंज कि का इशू क्वाइट है। एक बड़ा नंबर है। सतार, हमें इस पंजाब में जो इस वक्त रिवराइन फ्लडिंग की सिचुएशन है और हुँ। जिसको पॉलिटिसाइज ऐसे किया जा रहा है कि इंडिया पे एलिगेशंस लगाई जा रही हैं। अब इसमें मैं इसे एलिगेशंस कहूँ या इसे हकीकत कहूँ, लेकिन मेरी ऑडियंस के लिए, हमारी ऑडियंस के लिए, अगर आप इसको थोड़ा सा ब्रेक डाउन करें कि ये रिवराइन फ्लडिंग होती क्या है और कौन से रिवर्स हैं एक्चुअली, और कौन से डैम्स हैं जो इंडिया ने खोले हैं, और इस रिवर का जो फ्लो है वो किन एरिया से गुजरा है, और कौन से एरियाज इस वक्त मोस्ट अफेक्टेड हैं, और किस तरह ये सिचुएशन
कितनी इंटेंसिटी रखती है और विद इन द कमिंग 24 टू 48 आवर्स किस तरह ये मैनेज की जा सकती है, मैनेज होगी, और कौन से एरियाज जो है वो फर्दर अफेक्ट होने के खतरात में है। अच्छा देखिए, सबसे पहले तो ये मैनेज बिल्कुल हो सकती है और माज़ी में भी हमने ये देखा है, जो रिवायत रही है, जो इंडिया की जानिब से एक हम ये कहते हैं ना कि ये आबी जारियत है इंडिया की जानिब से, हम ये कहते हैं, अक्सर ये जुमला हमें सुनने को मिलता है, बिल्कुल होता है। और इस बार ये हुआ कि हमारा इंडिया की जानिब से एक सिफारती राब्ता मुनक़ता हुआ था, लेकिन उसके बावजूद कम अज़ कम उन्होंने ये ज़हमत ज़रूर की कि हमें बता दें कि भई हम पानी छोड़ रहे हैं, क्योंकि हमारा जो डैम है वो फुल हो गया है। अगर डैम फुल हो गया है तो हम उसके जो स्पिलवेज़ हैं उनको खोलेंगे। अगर हम ये नहीं करेंगे तो इसका नुकसान में ये होगा कि डैम टूट जाएगा, और ज़ाहिर है डैम के स्पिलवेज़ खोलने में जो नुकसान होगा वो डैम टूटने में, ज़ाहिर है उस नुकसान का अगर आप तख़मीना लगाएँ तो स्पिलवेज़ खोलना ही ठीक फ़ैसला था इंडिया का। डैम उन्होंने उनके स्पिलवेज़ खोले, उसके बाद पाकिस्तान को बताया। अब देखें जो इसकी जियोग्राफ़ी है इन डैम्स की और इन रिवर्स की, ख़ास तौर पर 3 रिवर्स पाकिस्तान के हिस्से में आए, 3 इंडिया के हिस्से में आए, सतलज, रावी, ब्यास, लेकिन ये इंडिया के हिस्से में आए। चनाब, झेलम और दरियाए सिंध ये पाकिस्तान के हिस्से में आए जब आज़ादी हो रही थी। तो उसके बाद ये हुआ कि इन दरियाओं का पानी भी किसी तौर पर पाकिस्तान के दरियाओं में आता है, इनका गुज़र होता है, और ये इनका गुज़र एक तो होता है बे ऑफ बंगाल में, इंडिया की जो निकासी होती है, ड्रेनेज होता है इंडिया का। उसके बाद जो इनका जो ड्रेनेज होता है या किसी तौर पर अगर डैम्स इनके फुल हो जाएँ तो पानी इधर भी आता है। अब मैं आपको बताऊँ कि इंडिया में इस वक्त तूफ़ानी बारिशें हुई हैं, और इतनी बारिशें हुई हैं कि अंदाज़ा लगाएँ कि यकम जून से 26 अगस्त तक, यकम जून से 26 अगस्त तक इंडिया में बारिशें हुई हैं 693 मिलीमीटर, 693 मिलीमीटर। और इंडिया का जो ड्रेनेज है वो इंडियन मेट डिपार्टमेंट ये बताता है कि इन बारिशों के बाद जो इंडिया का ड्रेनेज है, एक तो वो बे ऑफ बंगाल में जाता है, खलीज बंगाल में, उसके बाद वो हिस्सा होता है 77%, और पाकिस्तान जो आता है वो होता है 23%। तो आप हम तो हमें तो शुक्रगुजारी करनी चाहिए कि हमें, हमारे पास तो पानी निस्बतन कम आ रहा है इंडिया का। लेकिन फिर ये जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं अफेक्ट होंगे, सबसे पहला ये होता है कि जो आपके दरियाए सिंध है वो तो तिब्बत से निकलता है, चाइना से, लद्दाख से, आपने सुना होगा, फिर वो इंडिया में एंटर होता है, और लद्दाख में अक्सर झड़पें होती रहती हैं इंडिया के फ़ौजियों की या सैनिकों की, और उसके अलावा जो चाइना के फ़ौजी होते हैं उनकी आपस में झड़पें होती हैं और लड़ाई चल रही होती है। उसके बाद ये आता है गिलगित बल्तिस्तान के थ्रू पाकिस्तान में। तो मैं ये रूट बता देता हूँ ताकि, क्योंकि बाकी जो दरिया आपके हैं सारे दरियाए सिंध में गिरते हैं, और उनका फिर जो इखराज होता है, इनखला होता है, वो जाता है समंदर में। रावी हो गया, सतलज हो गया, ये चनाब में, झेलम में, फिर दरियाए सिंध में ये होता है। और सबसे पहला ज़िला जो पंजाब का जिसमें पानी आता है वो होता है नारोवाल। आपने देखा होगा अभी बाबा गुरु नानक का जो गुरुद्वारा है, जो जहाँ पे सिख यात्री आते हैं, और अभी 18 के करीब सिख यात्रियों को रेस्क्यू भी किया गया जब बाबा गुरु नानक का गुरुद्वारा हमें मुकम्मल तौर पर तकरीबन डूबता हुआ दिखाई दिया और पानी बिल्कुल गुजर चुका है। और उसके बाद पानी आता है शेखुपुरा में, उसके बाद पानी आता है गुजरांवाला में, कसूर में, सियालकोट में, हाफिजाबाद में, ओकाड़ा में। और इन अजला में आपने देखा कि एक मकाम पर बल्कि एक से ज़ायद मकामात पर आपने ये नोटिस किया होगा कि जो बंद बनाए गए थे, हिफाजती बंद, उनको भी बमों से उड़ाया गया, क्योंकि अगर उनको ना उड़ाया जाता तो फिर ये होता कि वो जो बंद होते उनके ऊपर से पानी गुजर जाता, फिर पानी अपना रास्ता खुद तय करता। यहाँ तो हमने पानी इर्द गिर्द के को इलाकों मोड़ने में की फैल कोशिश की जाता। है। जी, हम्म, और उसके ठीक है, बाद मुझे बताइएगा जी, सत्तार, अब यहाँ पे तो हमने रिवराइन फ्लडिंग देखी, लेकिन जो हमने केपी में एविडेंस किया वो तो क्लाउड बर्स्ट की वजह से है, और वो तो ग्लेशियर मेल्ट भी उसे कहा जाता है। तो उसमें जो आवाम जिस तरह के अग्रेशन शो कर रही है, वो कर रही है गवर्नमेंट से ज़्यादा उन माफियाज के अगेंस्ट, जो कि अपने होटल्स आबी गुजरगाहों पे बना रहे हैं, अपनी कंस्ट्रक्शन आबी गुजरगाहों पे कर रहे हैं, अपने बिजनेसेस वहाँ से वो फ्लरिश कर रहे हैं। नॉट ओनली दिस, आप टिम्बर माफिया का हमने स्टार्ट में जिक्र किया, तो उसकी वजह से डिफोरेस्ट्रेशन जो है वो कितनी ज़्यादा एक्सट्रीम लेवल पे चली गई है। और साथ ही बिल्कुल मार्बल माफिया है, वो लोग, वो माफियाज, वो इदारे जो कि रॉक्स में जो है वो कंस्ट्रक्शन करते हैं ताकि वो मार्बल को एक्सट्रैक्ट कर सकें, और उसकी वजह से जो लैंड की कैपेसिटी है टू कीप द लैंड एंड टू कीप द माउंटेन्स इंटैक्ट, वो भी बहुत बुरी तरह मुतासर होती है। तो इस सब पे आप क्या कहते हैं कि इसको कैसे मैनेज कंट्रोल किया जा सकता है, और केपी की गवर्नमेंट जो है वो कुछ एफर्ट्स अपनी तरफ से इसको कंट्रोल करने के लिए? अच्छा, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि जो इंसान के बस में नहीं होती हैं, तो इंसान उनको तो ज़ाहिर है फिर कंट्रोल नहीं कर सकता। जैसे क्लाउड बर्स्ट हुआ, इंसानी हरकतों की वजह से, इंसानी कंडक्ट की वजह से वो हम क्योंकि वो हम कर चुके, तो कंट्रोल नहीं कर सकते थे क्लाउड बर्स्ट को।
लेकिन उसके नतीजे में जो बारिशें हुई, उसके नतीजे में जो तबाहियाँ आई, उनको हम कंट्रोल कर सकते थे किसी हद तक। क्योंकि जब डिफ़ॉरेस्टेशन होती है और ज़ाहिर है ये टिम्बर माफ़िया का काम है, दरख्त बेचना, उसके बाद उनसे पैसा बनाना, माल बटोरना, ये होता है। रोकने के लिए ये सब कुछ किया जाता है और इसको अब ये देखें कि गवर्नमेंट की मिसमैनेजमेंट की वजह से और ज़ाहिर है ये जो टिम्बर माफ़िया है, ये कोई अपने तई तो काम कर नहीं रहा होगा। दुनिया में ये बताया जाता है कि अगर आपका मुल्क 1/4 आपके मुल्क का जंगलात हैं तो आप महफूज़ हैं, आइडियल। लेकिन पाकिस्तान में इतना नहीं है। पाकिस्तान में अगर आप देखें कि आपके जंगलात की तादाद कोई 10% भी नहीं होगी, लेकिन होनी ये चाहिए कि 25% ऑफ योर एरिया आपके पास जंगलात हों, क्योंकि वो आपको बचाते हैं और क्लाइमेट चेंज के जो असरात हैं, उनसे बचाते हैं, महफूज़ रखते हैं। खैबर पख्तूनख्वा में ये मैनेज किया जा सकता था, लेकिन जो खैबर पख्तूनख्वा गवर्नमेंट है, उनकी जो आपने सबसे ज़्यादा देखी ना कि जो उनकी दौड़ें, वो कहाँ होती हैं? वो होती हैं फेडरेशन के ऊपर आना-जाना, इस्लामाबाद जाना है, इमरान खान को रिहा करवाना है, अलबत्ता वो भी नहीं करवा सकते और वहाँ से ये इल्ज़ाम लगता है कि यार आप तो मिले हुए हैं उनके साथ। तो गवर्नमेंट ऑफ खैबर पख्तूनख्वा की जो प्रायोरिटीज़ हैं, वो मेरा ख़्याल है वो कुछ दूसरी हैं और सिर्फ़ हेडलाइन्स बनवाना और उसके अलावा काम न करना मौके पर। हालाँकि आपको ये याद होगा कि जो बिलियन ट्री सुनामी है, जो मंसूबा शुरू किया गया था, खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत उसमें बड़ा नाज़ करती है। लेकिन अभी की जो सूरत हाल है डिफ़ॉरेस्टेशन, तो इसकी ज़िम्मेदार मैं किसको ठहराऊँ? इसका ज़िम्मेदार मैं खैबर पख्तूनख्वा गवर्नमेंट को ही ठहराऊँगा, ज़ाहिर है। उनकी नाक के नीचे तमाम तर शोबे काम करते हैं ना और महकमा जंगलात है जिसका ये काम है कि यार ये चीज़ें इनको रोके रखे, लेकिन ये सब कुछ हो रहा है और बिल्कुल, अभी मैं इंटीरियर मिनिस्टर का एक इंटरव्यू देख रही थी हामिद मीर के शो में, तो उसमें भी उन्होंने यही कहा कि उनका राज़ जो है, उनका पर्दा जो है वो फ़ाश हो गया बिकॉज़ अगर वो बिलियन टी सुनामी अभी तक लग चुके होते और तो ये ऐसी सिचुएशन हम ना देखते। जंगलात जो है वो बड़ा एक अच्छा रोल प्ले करते हैं। फ्लड अपना हैवक फिर भी कॉज़ करते हैं, लेकिन कहीं जो इसकी इंटेंसिटी होती है उसको वो कंट्रोल करने में भी अपना रोल प्ले कर रहे होते हैं, लेकिन वो तो हमें कहीं नहीं दिखा है। अब कमिंग टू द लास्ट क्वेश्चन सितार, मुझे बताइएगा कि गवर्नमेंट्स किस तरह पॉलिटिसाइज कर रही है इन नेचुरल डिजास्टर्स भी नहीं हम कह सकते, ना ही इनको मैनमेड कह सकते हैं, इनको मिसमैनेज्ड गवर्नेंस की वजह से जो कास्ट डिजास्टर्स हैं हम उनको इसके ज़मरे में मैं तो चाहूँगी कि इनको लेबल करूँ, इनको जॉट आउट करूँ। तो मुझे बताइएगा कि जिस तरह गवर्नमेंट्स पॉलिटिसाइज कर रही हैं, इनके ऊपर अपने पॉलिटिकल प्रोपेगेंडास को और एजेंडास को चलाने की कोशिश कर रही है, उसकी वजह से जो ग्रेविटी ऑफ द डिजास्टर है वो किस तरह इफेक्ट हो रही है और ग्रेविटी ऑफ द सिचुएशन को उस तरह से एम्पलीफाई नहीं किया जा रहा टू द नेशनल मीडियाज एज वेल एज टू द पब्लिक ऑफ पाकिस्तान, जो कि सुनना चाह रही है, जो कि देखना चाह रही है कि गवर्नमेंट की क्या एफर्ट्स है, गवर्नमेंट वहाँ पे क्या कर रही है। तो आपको क्या लगता है कि किस तरह ये लोग इसकी जो इंटेंसिटी है उसको ओवर शेडो करने की कोशिश कर रहे हैं? अच्छा देखिए, बड़ा ही बेशर्म होगा कोई कि जो इस मौजू पर भी, जबकि लोगों की जानें ख़तरे में, लोगों के मवेशी बह गए हैं, लोगों का माल बह गया है और जो किसानों की हालत इस वक्त जो हुई है, इस पर भी अगर कोई सियासत करता है तो बड़ा बेशर्म होगा जो इस पर सियासत करता है। और सियासतदान इस पर सियासत करते हैं, अपनी सियासत चमकाते हैं, अपने हलकों में जाते हैं और लोगों को ये कहते हैं कि देखें हम आपकी मुश्किल की घड़ी में इस वक्त आपके साथ हैं। और बाद में जब आप वो तकारीर झाड़ते हैं ऐवानों में, तो हम ये देखते हैं, हम ये सुनते हैं कि भाई फ़लाँ सियासतदान ये कर रहा है, फ़लाँ सियासतदान ये कर रहा है। तो सियासत तो हो रही है और सियासत की जाती है। मरीम नवाज़ शरीफ साहिबा को तनकीद का निशाना बनाया गया कि आप जापान क्यों गई थी। मेरा ख्याल है उस पर मरीम नवाज़ शरीफ साहिबा पर वैसे आप तनकीद कर सकते हैं, 100 और मौज़ूआत आपको मिलेंगे कि जो जैसे वो अपनी तशहीर करती हैं, लेकिन मरीम नवाज़ को ये थोड़ी पता था जापान जाने से पहले कि ये इतना बड़ा डिज़ास्टर आ रहा है, क्योंकि भारत ने भी अभी 24 से 48 घंटे पहले हमें बताया, लेकिन दौरा तो पहले से शेड्यूल था। आप करें, तनकीद करें। मैं कोई मुस्लिम लीग नून का हामी नहीं हूँ, मैं टिका कर उन पर तनकीद करता हूँ, उनकी पॉलिसीज़ पर करता हूँ, लेकिन ये कहना कि सिर्फ ये वजह है, अब मरीम नवाज़ को मौके पर मौजूद होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए, इसमें दूसरी राय नहीं है। लेकिन ये सियासत दोनों अतराफ से की जाती है, अपोजिशन करती है और उसके अलावा गवर्नमेंट करती है। लेकिन ये तो मैं पानी का रूट आपको बताऊँ ना कि जैसे ये पानी एंटर होता है, ये नारोवाल से, हाफिज़ाबाद से और उसके अलावा जो पंजाब के डिस्ट्रिक्ट से फिर आता है सिंध का एक ज़िला है कश्मोर। ये आपने सुना होगा, अक्सर कहा जाता है कराची से कश्मोर, और वो आखिरी हद है सिंध की कि जिसके बाद पंजाब शुरू हो जाता है, या जिसके बाद ट्राई बॉर्डर एरिया हम इसको कहते हैं कश्मोर को। बलूचिस्तान का बॉर्डर भी लगता है, सिंध का बॉर्डर भी लगता है, पंजाब का बॉर्डर भी लगता है। तो यहाँ से पानी एंटर होता है गुड्डू बैराज में। अब मैं गुड्डू बैराज की बात करूँ तो यहाँ जो कैपेसिटी है गुड्डू बैराज की वो है 12,50,000 क्यूसेक, यानी यहाँ से पानी गुजर सकता है और पानी आ रहा है। 2010 में पानी आया था
10 लाख क्यूसेक जो कि गुजर गया था और जो सैलाबी सूरत हाल हुई थी। उसके बाद अगर मैं बात करूँ सखर बैराज की, ये 1932 में बना है। इसकी जो कैपेसिटी है वो 15 लाख क्यूसेक है। 1976 में 1976 में 11 लाख क्यूसेक 11,20,000 क्यूसेक यहाँ से गुजर चुका है और 11 लाख क्यूसेक गुजर चुका है। 2010 में फिर जब सुपर फ्लड करार दिया गया था, जब इतना ही बड़ा रेला यहाँ से गुजरा था गुड्डू से, तो सखर से भी 11,20,000 क्यूसेक पानी गुजर चुका है। तो पानी गुजरा है बाकायदा तौर पर। और अगर हम बात करें 6 लाख क्यूसेक जब पानी होता है तो इलाके डूबना शुरू हो जाते हैं। इस वक्त कच्चे के कुछ इलाके सिंध में भी डूब गए हैं और उसके अलावा जब 9 लाख क्यूसेक पानी हो जाए तब तो आप समझें कि हाई फ्लड डिक्लेयर कर दिया जाता है और जो भी मुतल्लिका हुकाम है वो काम करते हैं। एनडीए में काम करता है, पीडीए में काम करता है। उसके बाद हम आते हैं कोटरी बैराज पर, क्योंकि इन बैराज से होके ही पानी आगे जाता है, फिर समंदर में जाता है। कोटरी बैराज की जो कैपेसिटी है वो 9 लाख है, 8,75,000 और 1956 में 1956 में 9,81,000, यानी इसकी कैपेसिटी से भी ज़्यादा पानी गुजर चुका है कोटरी बैराज से 1956 में। 2010 में 9 लाख क्यूसेक पानी, यानी ये हमने अपनी आंखों से ये देखा है कि 9 लाख क्यूसेक पानी गुजर चुका है। इंडिया ने जो पानी छोड़ा है वो 2 लाख क्यूसेक है। उम्मीद ये की जा सकती है क्योंकि पानी एक ऐसे रूट पे छोड़ा गया है जब पानी हमारे पास ऑलरेडी बहुत था, हमारे पास बारिशें हो रही थी, हमारे पास जो बारिशों की वजह से भी किसी हद तक जो ग्लेशियल मेल्ट्स होते हैं तो ये भी थे, तो पानी हमारे पास ऑलरेडी बहुत था। बाकी मैं थोड़ी बात कराची की करूं तो कराची के बारे में हमेशा ये कहा जाता है कि देखें बारिश आता है, पानी आता है, ज़्यादा बारिश ज़्यादा पानी, फिर ये कहा जाता है कि तजावुज़ात। तो भाई ये काम मेरे करने का तो नहीं है ना, ये काम आपके करने का है। जब तजावुज़ात हैं, किसी ने गैर कानूनी तौर पर कंस्ट्रक्शन कर दी है, सवात के केस में भी हमने ये देखा कि सवात के बारे में भी ये कहा गया कि गैर कानूनी तौर पर कंस्ट्रक्शन की गई है, होटल्स बनाए गए। तो भाई जब होटल्स बनाए गए तो ये काम किसका है? हुकूमत का काम है। इसको मॉनिटर करना तो आपका काम है ना। जब सब कुछ हो जाता है तो आप ब्लेम गेम कर देते हैं, आप पॉइंट आउट कर देते हैं। बिल्कुल जी, आप इसके पैसे लेते हैं और आपका काम है। मैं तो नुक्ता उठा सकता हूँ, आप तो लोगों की ज़िंदगी जाने के मुर्तकिब न सिर्फ हो रहे हैं बल्कि आप रीज़न है लोगों की ज़िंदगियाँ जाने का, क्योंकि आपने इजाज़त दी हुई है। 19 अगस्त को जो बारिशें हुई उसके बाद फिर कराची में तो भुट्टो डूब गया बाकायदा तौर पर, वो हमें सड़कों पर नजर आया। हुकूमत क्या कर रही है? हुकूमत बताए ना। हमारे यहाँ मौजू क्या होता है, इमरान खान कब आ रहे हैं, इमरान खान का ये बंद हो गया वो बंद हो गया। भाई क्लाइमेट पे बात करें जो कि सीरियस इशू है, इमरान खान पे बात करें, बिल्कुल करें। ख्वाजा आसिफ साहब कहते हैं माफ़ी मांगे, ये करें, लेकिन जो मौजू है जिसकी वजह से हम इस वक्त तबाह हो रहे हैं, बर्बाद हो रहे हैं, हर 2, 3, 4 साल बाद हमारी तबाही दहाने पे होती है, उस पर कोई बात नहीं कर रहा। बिल्कुल ऐसा ही है। थैंक यू सो मच सत्तार, आपकी इतनी नॉलेज भरी इंसाइट्स के लिए, जितने आपने ज्योग्राफी को ब्रेक डाउन किया। इसके अलावा जिस तरह आपने डैम्स की कैपेसिटी बताई, बैरेजेस की कैपेसिटी बताई, इट्स सो इंसाइटफुल ऑफ यू। थैंक यू सो मच फॉर टेकिंग टाइम टू बी विद अस। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल दिस वेरी एंड पे मैं आप सब से एक हम्बल रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि क्लाइमेट चेंज को कंट्रोल करने में, मिटिगेट करने में, इसकी इंटेंसिटी को कंट्रोल करने में अपना किरदार निभाएं। और आप अपना किरदार पानी को बचा के, ट्रीज लगा के, लोगों को अवेयर करके और लोगों में ये एक्नॉलेजमेंट और एक्सेप्टेंस क्रिएट करके कर सकते हैं। अपने घर वालों को, अपने इर्द के लोगों को बताएं कि क्लाइमेट चेंज क्या है। उनको जितने सिंपल और इजी वर्ड्स में आप ब्रेक डाउन कर सकते हैं उनके लिए करें। उनको बताएं कि प्लास्टिक पॉल्यूशन इज रियल, उनको बताएं एयर पॉल्यूशन इज रियल, और उनको कंट्रोल करने में वो अपना किरदार कैसे निभा सकते हैं। इसके अलावा आप उन एनजीओज का पार्ट बने जो कि क्लाइमेट चेंज की अवेयरनेस कैंपेन्स चला रहे हैं, और साथ ही साथ वो मुतासरीन जो कि फ्लड्स के मुतासरीन हैं या फिर ड्राउट्स और बाकी जो फेसेस हैं क्लाइमेट चेंज के, उनके मुतासरीन को ऑन ग्राउंड जाके हेल्प कर रहे हैं। आप उन पे डोनेट करें, फाइनेंशियली अगर आप हेल्प कर सकते हैं करें। इसके अलावा भी जिस शेप और फॉर्म में आप अपना इम्पैक्ट क्रिएट कर सकते हैं करें, एज मच एज यू कैन। बिकॉज इस टाइम पे हमें सियासी इख्तलाफात, हमें एथनिक इख्तलाफात, रिलीजियस इख्तलाफात, सारी इख्तलाफात को पीछे छोड़ के ह्यूमन पेज पे हमें इकट्ठा होना होगा और इस वन फॉर ऑल डिजास्टर को काउंटर करना होगा। थैंक यू सो मच।